तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ प्यारे साथियों। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान के 30 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न 1, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। किस ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है? तो हमें ऑप्शन ए में दिया है Na2O अर्थात सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया है MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऑप्शन सी में हमें दिया है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में दिया है H2O अर्थात हाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसी को कहते हैं जल, वाटर, पानी। तो इनमें से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 फ्रेंड। किस ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पहचानने का एक अच्छा मेथड, क्योंकि धातुओं का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है फ्रेंड। धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। अधातुओं का क्या हो जाएगा? अधातुओं का अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में दिया है Na2 सोडियम, तो सोडियम क्या है? धातु है। उसी प्रकार ऑप्शन बी में भी देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम क्या होता है? ये भी होता है धातु, तो इसके साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा? तो ये कैसा होगा? ये धातुओं का ऑक्साइड है, इसका मतलब ये क्षारीय होगा। और थर्ड ऑप्शन में देखें तो CO2, तो सी क्या है? सी यानी कि कार्बन जो होता है वो अधातु होता है, तो अधातुओं का विलयन कैसा होगा? अम्लीय फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। इसके बारे में हम जानते हैं पानी क्या होता है? पानी जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसका pH मान क्या होता है? 7, अर्थात ये उदासीन होता है। तो ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 हमें दिया है, यदि किसी बड़े कृषि वाले इलाके से सारे कीट भक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो? ऑप्शन ए में हमें दिया है फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, या ऑप्शन डी कोई असर नहीं होगा। तो क्या होगा फ्रेंड? यदि किसी बड़े कृषि वाले इलाके से सारे कीट भक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। क्योंकि खाद्य श्रृंखला या पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? अगर पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव में कमी हो रही है तो दूसरे जीव में बहुत वृद्धि होती है फ्रेंड, या दूसरे जीव में बहुत वृद्धि हो रही तो पहले जीव में बहुत कमी आती है ना? तो ये सभी के सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है, दुर्लभ गैस है, दुर्लभ गैस है। ऑप्शन ए में हमें दिया है H2 यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन सी Ne यानी कि नियॉन, और ऑप्शन डी N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सी गैस दुर्लभ गैस है फ्रेंड? दुर्लभ गैस यानी कि जो हमें बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, यानी कि नियॉन। नियॉन जो है वो दुर्लभ गैस है, ठीक है। चूंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन गैस भी जो है वो दुर्लभ गैस है, ये बड़े मुश्किल से हमें प्राप्त होता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ गैस है नियॉन। प्रश्न 4 हमें दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो कितनी होती है फ्रेंड निर्वात में प्रकाश की चाल? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन सी दिया गया है 3 × 100⁸ किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्रेंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न हमें दिया है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए में हमें दिया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी में दिया गया है बायोगैस, तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा, पवन बिजली ऊर्जा, और ऑप्शन डी में दिया गया है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यही क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। क्या क्या? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। चूंकि ये लाखों करोड़ों साल पहले जीवों के पृथ्वी के अंदर होने के कारण ये हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 हमें दिया है, जल का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन ए में दिया है 1.53, ऑप्शन बी 1.52, ऑप्शन सी 1.43, और ऑप्शन डी दिया गया है 1.33। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1.33। कितना होता है जल का अपवर्तनांक? 1.33, 1.33,
ठीक है। और इसी को बटे के रूप में कितना होगा फ्रेंड, इसे बटे के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये बटे के रूप में होता है फ्रेंड 4/3, ठीक है। बटे के रूप में लिखना चाहेंगे तो जल का अपवर्तनांक क्या होता है 4/3, और पॉइंट में देखेंगे तो 1.33, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 हमें दिया है, आम के पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा का शंकु होगा। तो कैसा होगा फ्रेंड ऊर्जा का शंकु? ऑप्शन ए में हमें दिया गया है सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी आयताकार और ऑप्शन डी निश्चित नहीं होगा। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है फ्रेंड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीधा, है ना। जो इस तरीके से बनेगा शंकु के जैसा, ये इस तरीके से, जो कि इधर चौड़े वाले इलाके में क्या होगा कीड़े होंगे, फिर इससे कम पक्षी होगा, फिर उससे कम सांप होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसका शंकु कैसा होगा? सीधा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 हमें दिया है, उपधातु है। ऑप्शन ए में हमें दिया है He अर्थात हीलियम, ऑप्शन बी As अर्थात आर्सेनिक, और ऑप्शन सी Mg अर्थात मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी Ag सिल्वर। इसमें से कौन सा उपधातु है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होता है? उपधातु होता है। इनमें से कौन उपधातु है? आर्सेनिक। मैग्नीशियम और सिल्वर ये क्या है? ये धातु है, और ये क्या हो जाएगा? उपधातु फ्रेंड। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक क्या हो जाएगा? उपधातु। प्रश्न 9 हमें दिया है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है फ्रेंड? तो हमें ऑप्शन ए में दिया है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा ही पृथ्वी का मूल स्रोत है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है फ्रेंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 हमें दिया है, द्रव अधातु है। द्रव अधातु है तो कौन सा है फ्रेंड? हमें ऑप्शन ए में दिया है Hg यानी कि मरकरी, ऑप्शन बी Br यानी कि ब्रोमीन, और ऑप्शन सी Cs यानी कैडमियम, और ऑप्शन डी Au यानी कि सोना। तो इनमें से कौन सा द्रव धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11 है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए में हमें दिया है वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी मछली घर, ऑप्शन डी झील। तो इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12 में दिया है, समतल दर्पण को 2θ कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है? तो कितने कोण से घूम जाती है फ्रेंड? समतल दर्पण को 2θ कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है? तो हमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 2θ, ऑप्शन बी 3θ, ऑप्शन सी 4θ और ऑप्शन डी θ। तो कितने अंश से घूम जाएगा फ्रेंड? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। क्या है कॉन्सेप्ट? कि जब हम समतल दर्पण को θ कोण से घुमाते हैं तब परावर्तित किरण 2θ कोण से घूम जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। क्या है कॉन्सेप्ट? अगर हम समतल दर्पण को θ कोण से घुमाएं तो परावर्तित किरण 2θ कोण से घूमेगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? 2θ दिया गया है। अगर 2θ से घुमाएंगे तो क्या होगा? ये 2θ गुणा होगा फ्रेंड, ये 2θ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 4θ से घूम जाएगा फ्रेंड। यानी कि अगर हम समतल दर्पण को θ कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2θ कोण से घूम जाता है फ्रेंड। तो अगर हम दर्पण को ही 2θ से घुमाएं तो ये क्या हो जाएगा? 4θ से घूम जाएगा फ्रेंड परावर्तित किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 4θ कोण से घूम जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 हमें दिया है, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं। साबुन झाग उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मृदु जल में, ऑप्शन बी कठोर जल में, और ऑप्शन सी नदियों के जल में, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो साबुन झाग उत्पन्न करते हैं फ्रेंड। वैसे तो इसका आंसर हमें सभी लग रहा है ना, मृदु जल में भी, कठोर और नदियों के जल में भी, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मृदु जल में, ठीक है ना। साबुन झाग उत्पन्न करते हैं मृदु जल में। चूंकि साबुन क्या होता है? साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, तो ये सिर्फ मृदु जल में ही घुल पाते हैं फ्रेंड, कठोर जल में नहीं घुलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदु जल में। साबुन झाग उत्पन्न करते हैं मृदु जल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 में दिया है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया।
प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया, किसने दिया? ऑप्शन ए में हमें दिया है लेमार्क ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी वीजमैन ने और ऑप्शन डी डेवरिस ने। तो प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डार्विन फ्रेंड। डार्विन ने ही प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन है? डार्विन। डार्विन ने ही प्रकृति का वर्णवाद का सिद्धांत दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15 में दिया है मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए में हमें दिया है CH3OH, ऑप्शन बी दिया है C2H5OH और ऑप्शन सी दिया है C3H7OH और ऑप्शन डी दिया है CH3CHO। तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, क्या है? CH3OH। इसी को क्या कहते हैं? मेथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल। और ये होता है फ्रेंड प्रोपेनॉल। कार्बन के गिनने के अनुसार हम नाम देते हैं। एक है तो मेथ, दो है तो एथ और तीन है तो प्रोप कहते हैं। प्रोब्यूट, इसी तरीके से इसका नाम दिया जाता है। आप आगे के क्लास में अच्छे से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें OH समूह लगा दिए तो क्या हो गया? ऑल प्रत्यय लग जाएगा। एथेन है ये, इसी में OH लग गए, एथेन ऑल हो गया। तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH फ्रेंड। ठीक है, मेथेनॉल CH3OH। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 16 में दिया है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है फ्रेंड? ऑप्शन ए में हमें दिया है हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा व सीधा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्या होता है ऊर्जा का पिरामिड? हमेशा सीधा। कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? हमेशा सीधा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 17 में दिया है यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। तो कितनी होगी फ्रेंड? चूंकि समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये दर्पण है तो दर्पण से 3 सेंटीमीटर पर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से 3 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो और प्रतिबिंब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, अर्थात कितना हो जाएगा? 3 3 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर फ्रेंड। यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 18 में दिया है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए में हमें दी नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी हीलियम। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म पर कौन सी गैस प्राप्त होती है फ्रेंड? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। तो देखो फ्रेंड, इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये O के रूप में टूटेगा और O क्या है? O ही ऑक्सीजन है। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही फ्रेंड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है, कौन सी गैस है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखो, एक पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी? ऑक्सीजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 19 हमें दिया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपको लोगों के लिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 20 हमें दिया है कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है। यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 अंश हो तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो कितनी प्रतिबिंब होगी फ्रेंड? ऑप्शन ए में हमें दिया है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8 है। यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है और दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 अंश हो तो प्रतिबिंब की कितनी संख्या होगी? तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है फ्रेंड, क्या कि 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 होता है। ये बराबर होता है प्रतिबिंब की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 अंश बटे थीटा माइनस 1। तो इसी में हम मार रहे देंगे, देखो 360 बटे थीटा क्या है? थीटा हमें दिया 45 अंश, ये हो गया 45। एक इसे बना लो। तो 360 अंश को 45 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा? 8 बार में फ्रेंड, 8 बार में। तो 8 45 अट्ठे 360, ये कट गया और ऋण का 1 है, ऋण का 1। अब इसे हल कर लीजिए, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 7। तो यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड, यानी कि कितना प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन सी 7 फ्रेंड। ठीक है, बहुत आसान है, आप इस तरीके से हल करके कितने भी प्रतिबिंब को बता सकते हैं फ्रेंड, अगर हमें कोण दिया गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 21 हमें दिया है टेफ्लॉन बहुलक है। टेफ्लॉन बहुलक है,
टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ऑप्शन ए में हमें दिया है विनाइल क्लोराइड का, ऑप्शन बी एथिलीन का, ऑप्शन सी एसिटिलीन का और ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी। टेफ्लॉन बहुलक है किसका है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। हमेशा ये याद रखना, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड कृत्रिम चयन करके हम उत्तम नस्ल के कुत्ते प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम चयन। प्रश्न 23 हमें दिया है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन बी गुरुत्वीय पृथक्करण और ऑप्शन सी झाग उत्प्लावन और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झाग उत्प्लावन विधि। फ्रेंड सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? झाग उत्प्लावन विधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 24 हमें दिया है कांच का अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक होता है, तो कांच का कितना अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन ए में हमें दिया है 1.50, ऑप्शन बी दिया है 2.82 और ऑप्शन सी दिया है 2.42 और ऑप्शन डी दिया गया है 2.89। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.50। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या देखे, उसमें जल का कितना होता है? 1.33 और कांच का क्या हो जाता है? 1.5, यानी कि जल से कांच का अपवर्तनांक थोड़ा ज़्यादा है ना, ये 1.33 है और ये 1.50 है। अब इसी को आपको बटे के रूप में भी या भिन्न के रूप में भी पूछ सकता है। तो जल का क्या होता है भिन्न के रूप में? 4/3 और इसी प्रकार कांच का अपवर्तनांक भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो इसे भी याद रखना 3/2। इसी को आप भाग दोगे तो आपको इतना मिलेगा, 4/3 को आप भाग देंगे तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों रूपों में पूछ सकता है, तो इसे याद रखना। तो कांच का अपवर्तनांक 1.50। ठीक है, प्रश्न 25 दिया है किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? देखो फ्रेंड सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है जैसा हम लोग देखे। तो मैंने आपको अम्लीय और क्षारीय पहचानने के लिए क्या बताया? आप देखिए धातु और अधातु। तो आइए जानते हैं। तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसमें तो आ गया है फ्रेंड सोडियम, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये तो अम्लीय नहीं होगा। उसी प्रकार ऑप्शन बी में दिया गया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इसमें भी क्या आ गया है? सोडियम, जो कि क्या होता है फ्रेंड? धातु। तो धातु की प्रकृति तो अम्लीय होती नहीं है, क्षारीय होती है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये पोटेशियम भी क्या होता है? पोटेशियम भी धातु होता है, इसका मतलब क्या होगा? इसकी भी प्रकृति है ना क्षारीय होगी, चूंकि ये धातु है। इसी प्रकार ऑप्शन डी में देखते हैं तो इनमें दिया गया है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या होता है? अधातु। इसका मतलब यही क्या होगा? इसी की प्रकृति अम्लीय होगी फ्रेंड्स। अधातुओं की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो इस तर्क के आधार पर आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी अम्लीय कौन सी क्षारीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न 26 हमें दिया है आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। जिसे मैंने एक और वीडियो में बता चुका हूँ। फ्रेंड आवर्त नियम प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए में हमें दिया मेंडलिफ ने, ऑप्शन बी मोसले ने और ऑप्शन सी न्यूलैंड्स ने और ऑप्शन डी डोबेराइनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था। मेंडलिफ ने क्या किया था? मेंडलिफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की, उसी को सुधार करते हुए मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये किसने दिया था? ये मोसले ने दिया था फ्रेंड। सबसे पहले आए मेंडलिफ के कार्यों को सुधार किसने किया? मोसले ने, इसलिए आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोसले ने। आइए प्रश्न 27वां देखते हैं। प्रश्न 27वां दिया उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में हमें दिया है वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी वस्तु से बड़ा, ऑप्शन सी समान आकार का और ऑप्शन डी वास्तविक। तो कैसा होता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वस्तु से छोटा। ठीक है, हमेशा याद रखना उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है पशुओं के गोबर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बनता है। पशुओं के गोबर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन ए में दिया है CNG, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी LPG और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है फ्रेंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। क्या मिलता है? बायोगैस। पशुओं के गोबर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से क्या बनता है? बायोगैस बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 29, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है। क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए में दी बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी पीला। तो कैसा होता है? तो हमेशा याद रखना फ्रेंड, क्षार जो है वो लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार जो है वो लिटमस पेपर को नीला करता है और अम्ल जो होता है, अम्ल वो लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है? क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन, क्षार विलयन कैसा कर देता है? लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी नीला। क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला हो जाता है। ठीक है, प्रश्न 30 हमें दिया है प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया। ये 2 बार हो गया फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डार्विन ने। प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।